नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य के विषय में। तो जैसा कि देखिए, गुप्त राजवंश की जानकारी के स्रोत। तो हमारे पास स्रोत क्या क्या है इस टॉपिक को पढ़ने के लिए। साहित्यिक स्रोत में देखिए, पुराण है देवीचंद्र गुप्तम, कामसूत्र, मृच्छकटिकम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम। और पुरातात्विक स्रोत में देखिए, अभिलेख, सिक्का, स्मारक, प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभलेख, स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभलेख, जूनागढ़ का अभिलेख और स्वर्ण सिक्का। और विदेशी विवरण में हमारे पास है फाहियान और ह्वेनसान। तो आइए हम लोग अपने पहले बिंदु से शुरू करते हैं। पुराण में हमें क्या प्राप्त होती है? तो सर्वप्रथम हमें विष्णु पुराण एवं वायु पुराण में, विष्णु पुराण एवं वायु पुराण में गुप्त वंश के गुप्त वंश से संबंधित जानकारी के स्रोत प्राप्त होते हैं हमें वायु पुराण और विष्णु पुराण में। विष्णु पुराण और वायु पुराण में, ठीक है मित्रों। उसके बाद से देखिए, देवीचंद्र गुप्तम। देवीचंद्र गुप्तम क्या है मित्रों? एक नाटक है। और किसने लिखा है? यह विशाख दत्त की रचना है। विशाख दत्त की रचना है। और देवीचंद्र गुप्तम में हमें क्या प्राप्त होती है? आप लोग हमारे साथ नोट कर लीजिएगा। रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। आप लोग इस दोनों पॉइंट को नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से क्या है हमारे पास? कामसूत्र। किसकी रचना है? वात्स्यायन की। कामसूत्र किसकी रचना है? वात्स्यायन की। यह तो एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि कामसूत्र किसकी रचना है, तो वात्स्यायन की। और मृच्छकटिकम किसकी रचना है? शूद्रक की। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों। कि वात्स्यायन की रचना का क्या नाम है? कामसूत्र। और शूद्रक की रचना क्या नाम है? मृच्छकटिकम। तो इन दोनों में क्या हमें प्राप्त होती है? गुप्तकालीन प्रशासन, गुप्तकालीन प्रशासन एवं नगरीय जीवन के विषय में जानकारी। आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि किस पुस्तक में गुप्तकालीन प्रशासन और उसके नगरीय जीवन के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो वात्स्यायन की रचना कामसूत्र और शूद्रक की रचना मृच्छकटिकम में हमें प्राप्त होती है। आप लोग नोट कर लेंगे इसे। नोट हो गया होगा मित्रों आपका।
उसके बाद से हमारा अगला पॉइंट क्या आता है, मालविकाग्निमित्रम एवं अभिज्ञान शाकुंतलम। यह दोनों किसकी रचना है, कालिदास की। और कालिदास किसके दरबार में रहते थे, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। आपसे ऐसे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कालिदास किसके दरबार में रहते थे, तो उसमें ऑप्शन में मिल जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। तो आपको चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को ही लगाना है, इनके नवरत्नों में से एक थे। तो इनके पुस्तक मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम में हमें क्या प्राप्त होती है, गुप्तकालीन शांति एवं समृद्धि के चित्रांकन या चित्रण। आप लोग इतना नोट करिए मित्रों। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अपने पुरातात्विक स्रोत के विषय में। देखिए, गुप्त राजवंश के इतिहास के स्रोत में हम पुरातात्विक स्रोत के विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पुरातात्विक स्रोत के में हमारे पास क्या क्या है, अभिलेख है, सिक्का है, स्मारक, प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ लेख, स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख और जूनागढ़ का अभिलेख और स्वर्ण सिक्का। इतने बिंदु को हम लोग देखेंगे। यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। तो अब अभिलेख से ही, अभिलेख में भी गुप्त राजवंश के विषय में जानकारी हमें प्राप्त होती है। और सिक्का को हम देख लेते हैं हम लोग। गुप्त काल में स्वर्ण सिक्के को, गुप्त काल में स्वर्ण सिक्के को क्या कहा गया है, दिनार कहा गया है। चांदी के सिक्के को क्या कहा गया है, रूपक या रुपयक। और तांबे के सिक्कों को क्या कहा गया है, तांबे का सिक्का मासक। वेरी मच इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस तीनों पॉइंट को नोट कर लीजिए। सोने के सिक्कों को क्या कहा गया है, स्वर्ण सिक्का यानी सोने का सिक्का, और चांदी के सिक्का और तांबे का सिक्का। उसके बाद से हम लोग अपने अगले पॉइंट को देखेंगे। स्मारक से भी गुप्त राजवंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। बहुत से स्मारक बनवाए गए थे गुप्त शासकों के द्वारा। उसके बाद से देखिए, प्रयाग प्रशस्ति क्या है। प्रयाग प्रशस्ति आपका क्या है, प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखवाया था, समुद्रगुप्त ने। ठीक है मित्रों, प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ लेख। उसके बाद से हमारे पास क्या है, स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख, स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख। इसमें हमें क्या प्राप्त होती है, हूण आक्रमण के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। हूण आक्रमण के विषय में पूछा जाएगा कि किस
स्तंभलेख से जानकारी हमें प्राप्त होती है, तो स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभलेख में। यह कहां पर है मित्रों? यह आपका है कानपुर में है। ठीक है मित्रों, आप लोग नोट कर लिए होंगे। उसके बाद से अगला पॉइंट क्या है हमारे पास, वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट, जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख 2 शासकों ने लिखवाए थे, पहला शक शासक रुद्रदामन, और उसके बाद से कौन लिखवा रहा है आपका? स्कंदगुप्त। तो यहां से हमें क्या प्राप्त होती है? सुदर्शन झील के विषय में जानकारी। सुदर्शन झील के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। आप लोग नोट करिए मित्रों। उसके बाद से हमारा अगला पॉइंट क्या है? स्वर्ण सिक्का। तो स्वर्ण सिक्का का सबसे ज्यादा ढेर कहां से प्राप्त हुआ है, यानी कि सबसे अत्यधिक मात्रा में स्वर्ण सिक्का कहां से प्राप्त हुआ है हमें? सबसे ज्यादा अत्यधिक मात्रा में गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्का राजस्थान के बयाना से प्राप्त हुआ है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि सबसे अत्यधिक मात्रा में कहां से सिक्का प्राप्त हुआ है? राजस्थान के बयाना से। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। विदेशी विवरण में देखिएगा आप लोग। सबसे पहले हम लोग फाहियान को देखेंगे। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था। और क्या किया है? मध्य देश के बारे में, मध्य देश के विषय में वर्णन किया है, वर्णन। और वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके लिए और क्या हो जाएगी? इसके पुस्तक का नाम क्या हो जाएगा आपका? हो क्यूकी, हो क्यूकी। नोट कर लीजिए आप लोग। उसके बाद से हमारा अगला पॉइंट है वेनसांग। हर्षवर्धन के समय में आया था, भारत आया था। और इसके पुस्तक का क्या नाम है? पुस्तक CQP। ये दोनों पुस्तक वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट है।
फर्स्ट है आपका फायान और फर्स्ट का हो जाएगा आपका फो क्यू की, और ह्वेनसांग की पुस्तक का नाम है सी क्यू की। और ह्वेनसांग ने कुमारगुप्त फर्स्ट या प्रथम, नरसिंहगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम, नरसिंहगुप्त और बुद्धगुप्त के विषय में जानकारी देता है। और कुमारगुप्त प्रथम ने ही बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय या नालंदा महाविहार, नालंदा महाविहार की स्थापना करवाया था। और इसी विद्यालय या महाविहार में ह्वेनसांग ने उस समय पढ़ा भी था। और उस समय गुरु कौन थे, आचार्य कौन थे उस समय उस विद्यालय के? सीलभद्र। ठीक है मित्रों, आप लोग नोट कर लीजिए इतना। उसके बाद हम अगले पॉइंट को देखेंगे। गुप्त वंश के उत्पत्ति के स्रोत, गुप्त वंश के उत्पत्ति के स्रोत। सॉरी, गुप्त वंश के उत्पत्ति के संदर्भ में मतलब कि इन लोगों का उत्पत्ति मतलब किससे है, इनके बारे में तमाम लेखकों ने क्या क्या कहा है। आइए हम लोग उसको देखते हैं। सबसे पहले देखिए रोमिला थापर। ये क्या कहते हैं रोमिला थापर? गुप्त वैश्य थे। गुप्त क्या थे? वैश्य थे। उसके बाद से रामशरण शर्मा, रामशरण ये क्या कहते हैं? गुप्त। ये भी कहते हैं कि गुप्त वैश्य थे। आप लोग नोट करिएगा दोनों पॉइंट को। उसके बाद से देखिएगा अगला पॉइंट, हेमचंद्र राय चौधरी। ये क्या कहते हैं? हेमचंद्र राय चौधरी क्या कहते हैं? गुप्त ब्राह्मण थे। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है, केपी जायसवाल। पूरा नाम इनका क्या हो जाएगा? काशी प्रसाद जायसवाल। ये क्या कहते हैं? गुप्त क्या थे? गुप्त जट अथवा जाट थे।
ठीक है मित्रों। और आरसी मजूमदार क्या कहते हैं? आरसी मजूमदार पूरा नाम इनका हो जाएगा रमेश चंद्र मजूमदार। रमेश चंद्र मजूमदार ये क्या कहते हैं? गुप्त क्षत्रिय थे। ठीक है मित्रों, हम लोग इस वीडियो में गुप्त राजवंश के इतिहास स्रोत के बारे में देखें, और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्रमुख शासकों के बारे में हम लोग देखेंगे, जैसे कि श्रीगुप्त, घटोत्कच और चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य के विषय में हम लोग देखेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू।